तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजकल बांग्लादेश में क्या हो रहा है? करंटली अभी बांग्लादेश के कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जो कहती है कि बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही डेंजरस और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ दोस्तों, वही इस्कॉन जिसके आज दुनिया में 850 से भी ज्यादा मंदिर हैं, वही इस्कॉन जो दुनिया भर में भगवान कृष्ण की विचारधारा को फैलाती है, वही इस्कॉन जो हर दिन अपने अक्षय पात्र फाउंडेशन के जरिए 20 लाख से ज्यादा गरीब बच्चों को फ्री में खाना खिलाती है। आज वही इस्कॉन बांग्लादेश की रेडिकल और एंटी हिंदू सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। इस्कॉन के बांग्लादेश के स्पोक्स पर्सन प्रभु चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर सेडिशन यानी कि देशद्रोह के चार्जेस लगाए गए हैं, जो कि अपने में छोटे चार्जेस नहीं होते। लेकिन क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में आज अगस्त से लेकर नवंबर के 3 महीने में हिंदुओं के ऊपर 2000 से ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं। जिस देश को आज से 53 साल पहले इंडिया ने ही आजादी दिलाई थी, आज वही देश बिना अपना साइज याद रखे हुए इंडिया से पंगे ले रहा है। तो दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है, हम आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार 6 महीने पहले बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल शांत बांग्लादेश आज इतना वायलेंट कैसे हो गया, इतना उपद्रवी कैसे हो गया। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वहां की एंटी हिंदू सरकार ने हिंदुओं के ऊपर और साथ ही नॉन माइनॉरिटीज के ऊपर किस तरह के जुल्म ढाए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये सब वैसे तो शुरू हुआ था मई 2024 में, जब एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर ये सभी प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बड़े हो गए, इतना ज्यादा बढ़ गए कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना तक को देश छोड़कर भागना पड़ा, अपना पद छोड़कर। और आज बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है, जिसमें एक तरह से सरकार के केयरटेकर बने हुए हैं। पर कहने को वो भले मोहम्मद यूनुस की सरकार हो, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह से मिलिट्री और पाकिस्तानी ISI का एक जो विंग है जमाते इस्लामी, उसका काबू हो रखा है। दोस्तों, जमाते इस्लामी अपने आप में एक रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हिंदुओं के खिलाफ है, साथ ही नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ है, क्योंकि उन सभी को बांग्लादेश से खत्म करना चाहते हैं और एक तरह से वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है बांग्लादेश की। और यही रजीम लगातार पिछले 3 महीनों से बांग्लादेश हिंदुओं और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी पर अटैक्स कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत से अलग अलग तरह के जुल्म ढा रहे हैं। दोस्तों, पिछले महीने का एग्जांपल ले लो। हम सभी को पता है कि नवरात्रि के आसपास बंगाल में दुर्गा पूजा होती है और इसीलिए वही चीज बांग्लादेश में भी होती है, क्योंकि बांग्लादेश में भी काफी बड़ी पॉपुलेशन है हिंदुओं की और वहां पे दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है, बहुत नॉर्मल सी बात है, हमारे इंडिया में भी देखने को मिलती है और पिछले कई सालों से बांग्लादेश में भी लगातार होती आई है। लेकिन इस बार जब ये पंडाल लगाने की बारी आई तो जमाते इस्लामी के कुछ लोगों ने जाके बांग्लादेश की पुलिस को साफ साफ कह दिया कि अगर इस बार ये पंडाल खुले में लगाए गए तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ तो उनके ऊपर हमले किए जा सकते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को इस बात से डर कर ये पंडाल इस बार छोटी सी जगहों पर लगाने पड़े, जहां पहले इसका सेलिब्रेशन लाउड स्पीकर पे किया जाता था, बहुत अच्छे से किया जाता था। इस बार सेलिब्रेशन बस छोटे छोटे ग्रुप्स में किया गया। और सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने छोटी जगहों पे लगा दिया, ज्यादातर हिंदू पंडालों पर इन लोगों ने हमला भी कर दिया, जो कि बिल्कुल शांत थे। वहां पे उन्होंने माइक पर जाके कुरान पढ़ने लगे वो लोग, जहां पे हिंदू मंत्र पढ़े जाने चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने हिंदू मंदिरों पर भी हमला किया। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अभी भी हिंदू हैं और मुसलमान नहीं बने हैं। अब आप चट्टोगांव यानी कि चट्टोग्राम जो है वहां का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक मंदिर में जमाते इस्लामी का एक लड़का एक चाकू लेकर घुस गया और उसने 5 से 7 लोगों को घायल कर दिया। एक मंदिर में 5 से 6 लोग घुस गए और उन्होंने 20 से 25 हिंदुओं पर हमला कर दिया और उन्हें बहुत बुरी तरह घायल कर दिया, जिसमें मंदिर के पुजारी भी शामिल थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी 3 साल पहले 2021 में जब PM मोदी बांग्लादेश में विजिट के लिए गए थे तो उन्होंने सतकीरा डिस्ट्रिक्ट में श्यामनगर करके छोटा सा शहर है, उसमें एक जेशोरेश्वरी करके एक मंदिर है जो बहुत फेमस है, काली माता का मंदिर है, और इसीलिए उन्होंने उसी मंदिर में काली माता को एक सोने का मुकुट गिफ्ट किया था। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें, वहां की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो इन दंगाइयों ने उस मुकुट को भी चुरा लिया है। आप सोचिए, जिस देश में एक साथी देश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिए गए जरूरी भेंट की भी, यानी इतनी बड़ी भेंट की भी कोई सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो वहां हिंदुओं की क्या सुरक्षा होगी? बड़े बड़े मंदिरों पे हमले किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियों को वैंडलाइज तोड़ा जा रहा है, तो वहां पे एक नॉर्मल हिंदू परिवार की क्या हालत होगी? अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक हिंदुओं पे 2010 से भी ज्यादा हमले हो चुके हैं, जिनमें से 70 से ज्यादा हमले बड़े बड़े मंदिरों पर किए गए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के बारे में हमें बताता है। अब इस्कॉन की बात करें तो हम सभी को पता है कि इस्कॉन का मतलब है दुनिया भर में कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैलाना, यानी कृष्ण जी के वैल्यूज को दुनिया भर में बताना, जो ये सब बड़ी शांति से करते हैं। दुनिया में आप कहीं भी जाके इस्कॉन के बारे में किसी से पूछेंगे तो उनके दिमाग में बस शांति और नॉलेज के बारे में बात ही आएगी और वही ये बताया भी जाएगा। पर आज यही ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटलिस्ट और एंटी सेक्युलरिज्म के नाम पर बैन कर दी गई है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो खाना खिलाने से पहले किसी से ये भी नहीं पूछती कि आप किस भगवान की पूजा करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये कुछ नहीं पूछती। वो आज हिंदू मुस्लिम का भेद कर रही है और वो वहां पे जाके इतना बड़ा खतरा बन गई है बांग्लादेश में। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 3 महीने से हो रहे जितने भी अटैक्स थे
से हिंदुओं के ऊपर और नॉन माइनॉरिटीज के ऊपर। इस चीज से परेशान होकर 1 नवंबर 2024 को 30,000 से ज्यादा हिंदुओं ने बहुत सारी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन किया था ढाका में, जिसमें वो सरकार से चाह रहे थे कि कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स पूरी करें। और इस प्रोटेस्ट के लीडर थे प्रभु चिन्मय कृष्ण दास, जो कि अभी आजकल बहुत न्यूज में चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने 8 ऐसी डिमांड्स रखी थी जो उन्होंने कहा था कि इन्हें पूरा किया जाए तो रिलीजियस हार्मनी भी बनी रहेगी, साथ के साथ मुस्लिम भी सुरक्षित रहेंगे और उसी के साथ हिंदू भी सुरक्षित रहेंगे। और दोस्तों ये 8 डिमांड्स क्या थी इसके बारे में हम वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे। पर आगे जाकर क्या होता है, 25 नवंबर 2024 को प्रभु चिन्मय कृष्णदास ढाका से चिटागांव जा रहे थे और उन्हें एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाता है, और वो भी बिना किसी प्रॉपर वारंट के साथ। और किन चार्जेस पर? उनके ऊपर सेडिशन यानी कि देशद्रोह के चार्जेस लगाए जाते हैं। और आरोप ये लगाया जाता है कि उनके 1 नवंबर में जो प्रोटेस्ट जो उन्होंने किया था, उन्होंने करवाया था, उसमें बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग पर उनके कुछ फॉलोअर्स ने एक सैफरन यानी केसरिया झंडा डाल दिया था, और इसी वजह से उन्होंने बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग की बेइज्जती की, जिसकी वजह से उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है और इसी वजह से वो एक देशद्रोही बन गए हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, 26 नवंबर को चिन्मय कृष्ण दास ने चिटागांव कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, तो उनकी बेल भी तुरंत के तुरंत रिजेक्ट कर दी गई हियरिंग के 5 मिनट के अंदर अंदर। और 27 नवंबर को उनके लॉयर जो उनके लिए केस लड़ रहे थे, जो कि एक मुस्लिम थे, उन्हें ढाका में एक भीड़ के जरिए मॉब लिंच कर दिया गया यानी मार दिया गया, और इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जबकि वो तो एक मुस्लिम थे और क्योंकि वो एक हिंदू लीडर के लिए लड़ने जा रहे थे, इसी वजह से उनको मार दिया गया। यानी कि किसी लॉयर को जान से मार देना एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। अपने ही देश के फादर कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को वैंडलाइज कर देना, उसे गिरा देना पीसफुल प्रोटेस्ट है। किसी माइनॉरिटी का घर जला देना, वो भी वहां की सरकार के हिसाब से बस लोगों के गुस्सा शांत करने का तरीका है, पीसफुल सा तरीका है। लेकिन अगर इन्हीं सब के खिलाफ कोई नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप उनके खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो उनके ऊपर सेडिशन यानी देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, उन्हें बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया जाता है और इस्कॉन जैसे पीसफुल कम्युनिटी को भी बैन कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस्कॉन डेंजरस क्यों है, उन्हें इतना ज्यादा खतरा क्यों महसूस हो रहा है? तो दोस्तों इस्कॉन को बहुत से लोग हरे कृष्णा मूवमेंट भी कहते हैं। इसके फाउंडर है स्वामी प्रभुपाल, जिन्होंने न्यूयॉर्क 1966 में इस मूवमेंट की शुरुआत की थी, और आज 58 साल बाद धीरे धीरे करके श्रीमद् भागवत और भगवान कृष्ण के मूल एशिया या यूरोप और अमेरिका के घर घर तक पहुंचा रहा है, धीरे धीरे पहुंचा रहा है। इस्कॉन जिंदगी जीने के अलग अलग वैल्यू सिखाता है, अहिंसा का मैसेज देता है और ये बताता है कि हमें शांति से जिंदगी जीनी चाहिए। और इसीलिए आप हमेशा एक इस्कॉन फॉलोअर के हाथ में हमेशा एक बुक, एक किताब देखेंगे, श्रीमद् भागवत या कोई और किताब देखेंगे, ना कि एक पत्थर देखेंगे। कोई भी उनमें से तलवार नहीं उठाता, हर कोई सुर से सुर मिलाकर भगवान कृष्ण का मैसेज दुनिया को देता है। बांग्लादेश में इस्कॉन अनाथ आश्रम चलाता है, फ्री मेडिकल कैंप चलाता है और किसी भी नेचुरल कैलेमिटी आने पर ह्यूमैनिटेरियन यानी कि लोगों की मदद करने के लिए एड भी प्रोवाइड करता है। क्या आपको पता है पिछले 58 सालों में कितने इस्कॉन मॉन्क्स ने बॉम्ब फोड़े हैं? 0। कितने मॉन्क्स ने लोगों के घर जलाए हैं? वो भी 0। इस्कॉन बस एक पीस लविंग भक्ति मूवमेंट है, जिसे आज बहुत लोग मानते हैं कि उससे दुनिया के बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, उनको इस्कॉन से ही सहारा मिलता है। पर बांग्लादेश के लिए ये सब तो झूठ हो गया है, क्योंकि इस्कॉन आज बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इस्कॉन से जुड़े प्रभु चिन्मय दास ने माइनॉरिटीज को बचाने के लिए कुछ मुद्दे सामने रखे थे, लेकिन आज बांग्लादेश इन मुद्दों को आप तक कभी भी पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि उनके हिसाब से ये सभी रिलीजियस और डेंजरस है। और अगर इन सब मुद्दों को आप तक पहुंचाया गया या फिर बांग्लादेश की जनता तक पहुंचा दिया गया तो राइट्स होने लगेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगेंगे। दोस्तों मैं आपको इन 8 मुद्दों के बारे में, इन 8 डिमांड्स के बारे में बताता हूं, आप खुद ही सुनिए और डिसाइड कीजिए कि क्या ये डेंजरस है, क्या सही है और इनमें से क्या गलत है। तो दोस्तों इन सभी डिमांड्स में से सबसे पहली डिमांड है कि माइनॉरिटी परसिक्यूशन के लिए उनके लिए जो भी केसेस होते हैं और जो भी केसेस करते हैं, उनके केसेस के जस्टिस के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाए, ताकि जल्द से जल्द केसेस को सॉल्व करके जस्टिस दिया जाए। और अगर फैसला उन माइनॉरिटी के हक में आता है तो उनको रिहेबिलिटेशन कराया जाए, उनके लिए अलग से घर बना के उनको दोबारा बसाया जाए और साथ ही कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया जाए, जो कि जिससे कोई भी इनजस्टिस ना हो। दूसरी डिमांड आती है कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का एक लॉ बनाया जाए, जो बांग्लादेश में आज भी मिसिंग है। जहां पिछले 53 साल से लगातार माइनॉरिटी के ऊपर अलग अलग तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहां पे आज भी कोई माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का लॉ नहीं बना है। तीसरी डिमांड थी एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बने, जो भारत में तो मौजूद है और बांग्लादेश में वो आज तक नहीं बनी है। चौथी डिमांड थी वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट को इन्फोर्स किया जाए, ताकि जितने भी नॉन मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस हैं वो सभी सुरक्षित रहे, उनके ऊपर कोई हमला ना हो सके। पांचवी डिमांड थी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से माइनॉरिटी रिलीजियस एक्टिविटीज को एक्सेप्ट किया जाए। दोस्तों अभी हम वहां पे किसी भी कॉलेज में जाके या किसी भी स्कूल में जाके हिंदू एक्टिविटीज या क्रिश्चियन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, वहां पे अभी ये सब अलाउड नहीं है। और यही वो चाहते हैं कि ये चीज अलाउड होनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदू वहां की 1 से 1.5 करोड़ पॉपुलेशन वहां पे मौजूद है, तो उनको भी बराबर के हक मिलने चाहिए। नंबर 6 की डिमांड थी एजुकेशन के लिए बोर्ड के पास ज्यादा रिसोर्सेस हो, जिससे कि वो सभी को अकोमोडेट कर सकें। 7वीं डिमांड थी दुर्गा पूजा के समय पे हॉलीडेज को थोड़ा बढ़ाया जाए। अभी दुर्गा पूजा के
समय में एक भी छुट्टी नहीं मिलती। वो चाह रहे थे कम से कम 2 से 3 छुट्टियां तो दी ही जाएं। और 8वीं डिमांड थी कि रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड्स को मॉडर्नाइज किया जाए ताकि आगे जाकर नए बांग्लादेश में किसी भी पंथ को लेकर वायलेंस ना हो, कोई धर्म के मामले पे ना लड़े। अब आप खुद ही बताइए कि डिमांड्स बांग्लादेश को कमजोर, वीक और वल्नरेबल बनाने के लिए है या फिर रिलीजियस हार्मनी और माइनॉरिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? हमें आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि ये सब डिमांड सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये डिमांड्स हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और सभी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है, जो आज बांग्लादेश नहीं चाहता कि उनके सेक्युलरिज्म का ढोंग दुनिया के सामने आ जाए। इसी वजह से वो इन डिमांड्स को भी दुनिया के सामने आने नहीं देना चाह रहा और इसी वजह से वो हिंदुओं के साथ साथ इस्कॉन को दबाना चाहता है, जिससे दोबारा कभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट ही ना हो पाए। बांग्लादेश एक बार देख चुका है कि एक प्रोटेस्ट से सरकार भी गिराई जा सकती है। अभी 3 महीने पहले ऐसा हुआ था और शायद इस बार वो ये रिस्क ही नहीं लेना चाहता और अपनी गलती से सीखने के अलावा बांग्लादेश इस आग में लगातार घी डालता ही जा रहा है। जहां 3 दिसंबर 2024 को 2 और इस्कॉन मॉन्क्स को अरेस्ट कर लिया गया है। श्री आदिपुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी प्रभु, ये दोनों ही चिन्मय कृष्ण दास के अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं और उन्हें भी बिना किसी एक्सप्लिसिट कारण के अरेस्ट कर लिया गया है, जो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरह से असंवैधानिक है। और आज बांग्लादेश बड़ी आसानी से ये कह देता है कि ये सब उनका इंटरनल मैटर है। अगर हमारे बगल में इतना ज्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही है और अगर आज इंडिया एक विश्व गुरु बनना चाहता है आगे चल के, तो उन्हें इस मैटर को सॉल्व करना ही होगा। आज 68 यानी कि 68 से भी ज्यादा हाई रैंकिंग इंडियन ऑफिशियल्स ने पीएम मोदी के पास इस मैटर को सुलझाने के लिए बहुत से ओपन लेटर्स भेजे हैं ताकि भारत इस मामले में कोई ना कोई एक्शन तो ले ही। यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया में होने वाले हर एक्ट में घुसा रहता है कि इस चीज को छोड़ता नहीं है और कोई भी रिलीजियस एक्ट हो जाए, कोई माइनॉरिटी एक्ट हो जाए तो उसको कंडेम करता है। लेकिन जहां आज बात बांग्लादेश की आती है तो इस बात के बारे में कोई भी बात नहीं की जाती। यहां तक कि इसके बारे में कोई रेजोल्यूशन लाने की बात की जाती है अगर, तो यूनाइटेड नेशंस इसे सिरे से खारिज कर देता है, जो हमें यूनाइटेड नेशंस की पोलराइजेशन के बारे में बताता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हें इस चीज के बारे में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में हमें ही कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेबर में आज क्या हो रहा है, हमारे नेबरहुड में आज क्या हो रहा है। आज बांग्लादेश से लाखों के नंबर्स में रेफ्यूजीज इंडिया आते हैं, लेकिन हम इस बात को लेकर किसी को भी अपना पर्सपेक्टिव नहीं बता सकते। आज नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 50-50 रुपए लेकर एक फेक आधार कार्ड बन जाता है, जो ये बात दिखा रहा है कि हम इंडियंस खुद ही रेफ्यूजी इन्फ्लक्स को सपोर्ट कर रहे हैं और इस पर कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में इंडिया के फॉरेन रिलेशन धीरे धीरे सुधरते ही जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन उन रिलेशंस का क्या फायदा अगर हम एक छोटे से, एक पिद्दी से देश पे जाके माइनॉरिटी राइट्स को सुलझा नहीं सकते, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। आज जो इंडियंस ऑल आइज ऑन रफा को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लगा सकते हैं और हमास पे होने वाले हमलों से उन्हें बहुत दुख होता है, आज उन्हें बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बारे में पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बात करने से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो अपसेट हो जाएंगे और ये बात करने से आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं माने जाएंगे। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स और बंगाल में कुछ पर्टिकुलर इलाकों में इन एक्शन के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर इसके अलावा 80% इंडियंस को बांग्लादेश में हो रहे हिंदू एट्रोसिटीज के बारे में पता ही नहीं है। उनको कोई आइडिया भी नहीं है कि वहां पे हो क्या रहा है। अगर आज इंडिया ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो बांग्लादेश के हिंदू अभी तो लड़ रहे हैं, लेकिन कब तक लड़ते रहेंगे? अफगानिस्तान में तो हिंदू बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में मुट्ठी भरी बचे हैं जो आने वाले टाइम में वो भी खत्म हो जाएंगे। और बांग्लादेश में जहां 1971 में वहां की कुल जनसंख्या के 22 से 25% सिर्फ हिंदू ही थे, आज 50 साल के अंदर अंदर ये पॉपुलेशन कम होकर सिर्फ 8.9% पे आ गई है और लगातार कमी होती जा रही है। अगर इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले 5 से 6 साल में बांग्लादेश से भी हिंदू पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और आज हमें इन्हीं सब बातों को दुनिया तक पहुंचाने में आगे आना होगा, नहीं तो ये तो अभी से मोहम्मद यूनिस की एक इंटरिम सरकार बनी हुई है तो इतना जुल्म ढा रही है। यही सरकार अगर आने वाले टाइम में इलेक्ट होकर आ गई तो इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता, तो बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इस्कॉन डेंजरस है या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर इस्कॉन जैसी पीस लविंग कम्युनिटी को डेंजरस बताने वाला हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश धीरे धीरे डेंजरस बनता जा रहा है। और अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जैसे कि 1971 में हमारे बगल में ईस्ट पाकिस्तान मौजूद था, वो समय बहुत दूर नहीं कि दोबारा से वो ईस्ट पाकिस्तान हमारे बगल में बन जाएगा, बस उस ईस्ट पाकिस्तान का नाम अब ऑफिशियली बांग्लादेश होगा। तो दोस्तों, यही थी कहानी बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम के ऊपर हो रही एट्रोसिटीज की। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि उन सभी इंडियंस को इस बारे में पता चल सके कि जिनके लिए हमास और गाजा पर होने वाले हमले तो उन्हें बहुत दुख देते हैं, पर बांग्लादेश में हो रहे अटैक्स और एट्रोसिटीज से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।